दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम वाइफ। ये कहानी का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। साक्षी ने आंसू भरी आंखों से आरव से साफ साफ कह दिया कि उसे तलाक नहीं चाहिए। वह रिश्ते को निभाना चाहती है। साक्षी की मासूमियत और सच्चाई ने आरव का दिल बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि दोनों ने मजाक मजाक में खुद को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी मान लिया। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। आरव को साक्षी और उसके बचपन के दोस्त अर्पित की पुरानी तस्वीर मिली, जिसे देखकर वह गलतफहमी का शिकार हो गया और गुस्से में आकर साक्षी के सामने डिवोर्स पेपर रख दिया। अब कहानी में आगे। यह सब क्या है आरव जी? साक्षी ने रोते रोते हैरानी से आरव से पूछा। तलाक के पेपर हैं, साइन कर दो ताकि तुम आज़ाद हो जाओ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और खुश रहो जहां और जिसके साथ भी तुम रहना चाहती हो। आरव ने कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने रात को ही आपको ये बात बता दी थी। उसने तलाक के पेपर को बेड के ऊपर फेंक दिया और अपने आंसू पोंछते हुए आरव के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरव ने साक्षी के चेहरे को देखा। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं था उसके चेहरे पर वो अभी भी आरव को वैसी ही मासूम नजर आती थी जैसे शादी वाले दिन आई थी। उसने अपने आप से कहा, इसी चेहरे पर तो मैं धोखा खा गया। इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ और तुम्हें देखकर भी नहीं पहचान पाया। मैं साइन नहीं करूँगी इस पेपर पे। साक्षी बेड पर जाकर बैठ गई। आरव गुस्से से स्टडी रूम की ओर चला गया। उसका स्टडी रूम बेडरूम से ही लगा हुआ था। कुछ देर तक साक्षी बेड पर बैठी रही। कितनी खुश थी वह आज से पहले। प्यार मोहब्बत ये सब क्या होता है वह नहीं जानती थी, पर इतना ज़रूर जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है आरव से और आरव उसे अच्छा लगता है। वह अपने आप को और आरव को समय देना चाहती थी ताकि वह दोनों इस रिश्ते को खुशी खुशी अपना सके। और अचानक ये तलाक। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानूंगी। क्यों दे रहे हैं तलाक? पहले बताना पड़ेगा। अपने भोलेपन से अपनी आंखों के आंसू हथेली से पोंछते हुए वह वहीं बैठकर सुबक सुबक कर रोती रही। इधर स्टडी रूम में आरव काम करने के बजाय गुस्से से यहाँ से वहाँ टहल रहा था। साक्षी को ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं आती थी। एक तो उम्र भी नहीं थी, दूसरा उसके पापा ने उसे कभी दुनियादारी के बीच रखा ही नहीं था। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, उतनी ही उसकी दुनिया हुआ करती थी। तभी उसे अर्पित की याद आई और उसने अर्पित को कॉल करने का सोचा। उसने मोबाइल में टाइम देखा। काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने मोबाइल साइड में रखकर कहा कि अभी वो सो गया होगा, कल फ़ोन करूँगी। वह बिस्तर पर लेटकर रोती रही और कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जब आरव अंदर आया तब उसने देखा कि साक्षी सोई हुई थी। उसके चेहरे पर जमे आंसू देखकर कोई भी कह सकता था कि वह कितना ज़्यादा रोई होगी। आंसुओं के भींगे हुए उसके गालों पर सूख चुके थे। आंसुओं के निशान पड़ गए थे। आरव कुछ पल के लिए उसे यूं ही देखता रहा। फिर उसने वहां से एक तकिया लिया और जाकर सोफे पर लेट गया। सोफा उसकी हाइट के बराबर का नहीं था, लेकिन फिलहाल यही ठीक था। वह जानता था कि अगर बेड पे सोएगा तो वो अपने आप को साक्षी से दूर नहीं रख पाएगा। उसने अपने पैरों को मोड़ा और सोफे पर सो गया। सुबह साक्षी ने अपनी आंख खोली तो बिस्तर पे आरव को न देखकर झट से उठकर बैठ गई। फिर उसकी नज़र सोफे पर गई। आरव को इस तरह अपने पैर मोड़कर सोफे पर सोया देखकर साक्षी को खुद पर ही गुस्सा आया और आरव पे भी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। यह उसकी एक कमजोरी थी। उसका दिल जरा सा भी दुखता था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, जिसे वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अपने आंसू पोंछते हुए और आरव की तरफ देखते देखते वह पीछे की तरफ गई और बाथरूम की ओर बढ़ गई।
आरव की आंखें साक्षी की चूड़ियों की आवाज़ के साथ खुली। साक्षी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। जब आरव उसकी तरफ देख रहा था, साक्षी की नज़र आईने में आरव पर पड़ी। आईने के जरिए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। साक्षी आरव की ओर पलटी। आरव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। साक्षी को इग्नोर करता हुआ वह उठकर खड़ा हुआ और अपने जिम एरिया की तरफ चला गया। साक्षी फिर से उदास हो गई। वह झट से कमरे से बाहर निकल गई। उसे पता था कि जितनी देर वो यहाँ रहेगी, आरव उसके उसी व्यवहार करेगा और वो खुद को रोने के लिए नहीं रोक पाएगी। पूजा घर में उसकी पूजा और आरती की आवाज़ आरव के कानों तक पहुंची। आज उसकी आरती में वह खुशी नहीं थी जो बाकी दिनों में हुआ करती थी। शायद बाकी लोग इस बात को समझे ना समझे, लेकिन आरव अच्छी तरह से समझ रहा था कि साक्षी बहुत ज़्यादा उदास है। अपने टाई को बांधते हुए आईने में देखकर उसने अपने आप से कहा, पहले उसे लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर पूरी ज़िंदगी अपने प्यार के बगैर रहने से अच्छा है कि वह अपने प्यार के साथ रहे। आरव के इस रूड व्यवहार की सभी को आदत थी, इसीलिए किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह सुबह से उखड़ा हुआ है। घर में केवल नेहा ही थी जो कुछ न कुछ आरव से कह दिया करती थी, पर आज आरव नेहा की तरफ भी थोड़ा बेरुखा था, इसीलिए नेहा भी उससे दूर दूर रह रही थी। आरव नाश्ता करने के लिए बैठा। घर के सभी लोग नाश्ता के लिए पहले ही बैठ गए थे। उसकी पत्नी उनके प्लेट में नाश्ता लगा रही थी और साक्षी भी आरव के प्लेट में खाना डालने लगी। आरव ने अपने हाथ से इशारा करके उसे मना कर दिया। आरव जी, साक्षी बहुत धीरे से बोली थी। मैं ले लूँगा कहकर आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना खाना खुद ही निकाल लिया। आरव गुस्से में नाश्ता कर रहा था। साक्षी उसे देख रही थी। उसका चेहरा इस वक्त इतना उदास दिख रहा था कि घर के सभी लोग साक्षी को ही देख रहे थे, सिवाय आरव के, जो अपना नाश्ता खाने में खुद को व्यस्त दिखा रहा था। पर वह भी जानता था कि इस वक्त सब क्या सोच रहे होंगे। डाइनिंग टेबल पर इस समय स्थिति ऐसी थी कि आरव नाश्ता कर रहा था। साक्षी अपना उदास सा चेहरा लिए आरव को देख रही थी और पूरे घर वाले कभी साक्षी को तो कभी आरव को देखे जा रहे थे। अपने नाश्ते को आरव ने पूरा खाया भी नहीं। वह उठकर खड़ा हुआ और जोर से कुर्सी को लात मारकर अपने से दूर किया, फिर अपना बैग उठाकर निकल गया। उसे जाते देखकर उसके दादाजी बोले, इसके अंदर इतना अकड़ आता कहाँ से है, बता सकते हो? शिवम हंसते हुए बोला, दादाजी, अगर पता होता तो थोड़ी सी अकड़ मैं भी ना ले लेता। दादाजी उसकी बात पर बोले, अरे रहने दे, यह एक ही हमसे नहीं संभल रहा है, दो दो अकड़ चंद इस घर में क्या करेंगे? उन दोनों की बात सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। साक्षी ने आरव की प्लेट में देखा जिसमें आधे से ज़्यादा नाश्ता बचा हुआ था। वह आरव की कुर्सी पर बैठ गई और उसी प्लेट में नाश्ता करने लगी, पर उसने भी नहीं खाया जा रहा था। उसे यही सोच कर डर लग रहा था कि अगर आरव फिर आया और उसने कहा कि उसे तलाक चाहिए तो वो तब क्या होगा। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई है। खाते खाते वह यही सोच रही थी कि अगर उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और आरव उसे मायके छोड़ आएगा तो फिर उसके पापा, जो हमेशा इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनसे क्या कहेगी कि वह उनकी बातों का मान भी नहीं रख पाई। तभी उनकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गए। साक्षी, क्या हुआ? नेहा, जो उसके बगल में बैठी थी, उसके चेहरे को प्यार से अपनी तरफ घुमाते हुए बोली। साक्षी बोली, कुछ नहीं, पापा की याद आ गई। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नेहा ने शिवम की ओर देखा और आंखों में पूछा कि क्या बात है। शिवम ने उसे कुछ देर रुकने का इशारा किया। शिवम और नेहा दोनों खाना खाने के बाद साक्षी के कमरे में गए। साक्षी बिस्तर पर लेटे लेटे रो रही थी
उसे नेहा की आवाज़ सुनाई दी। साक्षी झट से उठकर अपने दुपट्टे से आंसू अपने पोंछ कर उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए मुस्कुराने लगी। दीदी आइए। फिर पीछे शिवम को देखकर वह तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शिवम ने पूछा। कुछ नहीं, पापा की याद आ रही है। यह कहकर साक्षी ने अपना सिर झुका लिया। नेहा आगे बढ़ी और साक्षी का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए बोली, क्या बात है, आरव ने डांटा क्या? साक्षी, जो अपने रोने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठी रही। नेहा और शिवम समझ गए थे कि वे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शिवम, जो पास में ही खड़े थे, बोले, देखो साक्षी, आरव हम लोगों की तरह नहीं है। उसका दिमाग सिर्फ उसके बिजनेस में ही चलता है, बाकी चीज़ों में वह बिल्कुल नहीं समझ पाता। उसकी बातों को इस तरह दिल पर लगाओगी तो यूं ही हमेशा उदास रहोगी। अभी देखा नहीं तुमने, डाइनिंग टेबल पर दादाजी और हम सबसे कैसे बात कर रहा था? क्या हम में से कोई उदास हुआ? नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं तो उसके कॉलेज की फ्रेंड हूँ। 16 साल की उम्र से मैं उसे जानती हूँ। फिर भी कभी कभी तो लगता है जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। वह दिल का बुरा नहीं है, बस गरम मिजाज का है, और अब उसे संभालना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। साक्षी अब जोर जोर से रोने लगी थी। वह अभी उन्हें यह नहीं बता पा रही थी कि आरव उसे तलाक के पेपर दिए हैं। नेहा उसके आंसू पोंछकर उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके बालों को सहलाते हुए धैर्य रखने के लिए कहती है। साक्षी को इस तरह रोता देखकर शिवम कमरे से बाहर आ जाता है। उन्होंने सोच लिया था कि वह आरव से बात करेगा। यह बात तो शिवम भी जानते थे कि आरव का स्वभाव को हर कोई नहीं झेल सकता। इन सब ने उसे बचपन से देखा है, इसीलिए उन्हें उसके ऐसे व्यवहार की आदत हो गई है। लेकिन साक्षी तो भी कुछ ही दिन पहले इस घर में आई है। उसे इन सब चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा। यही सोचकर वह आरव के ऑफिस पहुँचे। उस समय आरव अपने कैबिन में बैठा हुआ था। क्या हुआ, साक्षी को क्यों डांट कर आज आए हो घर से? शिवम ने बात को घुमाने फिराने के बजाय सीधे पूछ लिया। क्यों, शिकायत कर रही थी क्या मेरी? आरव ने भी बहुत रूड तरीके से जवाब दिया। नहीं, वह बेचारी तो कुछ बोलती ही नहीं। उसने मासूमियत जरूर है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वह सब समझ जाएगी, बस उसे थोड़ा समय दो। भैया, मैं फ़िलहाल इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन बात क्या है, हम भी तो समझें। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे यह ज़बरदस्ती की शादी नहीं चाहिए। आरव गुस्से में लैपटॉप बंद करते हुए बोला। शिवम जी खड़े होते हुए गुस्से से बोले, शादी हो चुकी है, इसीलिए चाहिए और नहीं चाहिए यह तुमसे कोई नहीं पूछेगा। भैया, आप ज़बरदस्ती उसे मेरे सिर पर नहीं थोप सकते। बीबी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका हंसना, उसका रोना, सब कुछ तुमसे जुड़ा हुआ ही होगा। और अगर वह उदास है तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि वह क्यों उदास है, इसका कारण जानो और उसे दूर करने की कोशिश भी करो। और यह बात आप भी जानते हैं भैया कि मुझसे सब चीज़ें नहीं होती हैं। पूरी ज़िंदगी यह बोलकर तुम छुटकारा नहीं पा सकते कि तुमसे नहीं होता। आरव भी गुस्से में खड़ा होते हुए बोला। 4 दिन नहीं हुए उसे यहाँ आज आए हुए, और आज आप उसके लिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और मैं उसके साथ भी नहीं हूँ। मैं जो देख रहा हूँ सिर्फ वही बता रहा हूँ तुम्हें। आप देखते रहिए जो देखना चाहते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इन सब डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। कहते कहते वह अपने कैबिन का दरवाज़ा खोल चुका था और जोर से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर की तरफ निकल गया। शिवम जी बंद दरवाजे को देखते रह गए। आज पूरे दिन साक्षी अपने कमरे में बंद रही और घर वाले ये सोच कर परेशान थे कि साक्षी अगर आरव के गुस्से को नहीं झेल पा रही है और एक दिन में ही इतनी बुरी तरह से उदास हो रही है तो पता नहीं आगे कैसे संभालेगी। सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उन दोनों के साथ मिलकर अभी बच्चों की कस्टडी के लिए भी लड़ना बाकी था।
हकीकत में अभी घर वाले अनजान थे। साक्षी इतनी चुलबुली थी कि शायद आरव की डांट सुनकर कुछ देर में भूल जाती और घर वालों के साथ घुल मिल जाती। लेकिन यहाँ बात आरव की डांट की नहीं, बल्कि आरव के द्वारा दिए गए तलाक करने की बात थी। अभी शादी को 7 दिन भी नहीं हुए थे। अभी तो उसने अपने आप को शादी से में स्वीकार करना शुरू ही किया था। अभी अपने आप को सुहागन समझने लगी थी कि अब तलाक की बात सामने आ गई। इसी बीच एक गार्ड ने आकर बताया कि रंभा मैडम मिलने के लिए आई हैं। रंभा का नाम सुनते ही सारे घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में इस वक्त घर की औरतें, दादाजी और आरव के पापा थे। आरव की माँ ने गार्ड से कहा कि वह रंभा को अंदर भेज दे। रंभा अंदर आई। उसके साथ एक बॉडीगार्ड और 2 वकीलें थे। वह जब भी यहाँ आती थी तो बॉडीगार्ड उसके साथ आते थे। उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम बाहर रहती थी और रंभा एक बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आया करती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो कैसे हैं आप सब? आरव की माँ बोली, ठीक है, तुम बताओ, तुम कैसी हो? अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो हमेशा ही ठीक थी मम्मी जी। ओह सॉरी, अब मम्मी जी नहीं, आंटी जी, कहकर उसने अदा से अपनी बालों को पीछे की तरफ झटका। नेहा बोली, क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? मेरे बच्चे हैं आपके पास, उनसे मिलने आई हूँ। सुना है आरव ने शादी कर ली, तो सोचा लगे हाथ आप सबको बधाई भी दे दूँ। कोर्ट में जो डेट फिक्स हुई है, बच्चे तुमसे उसी डेट पर मिलेंगे। नेहा ने सामने आते हुए रंभा से बोला। नेहा भाभी, आप पहले भी बहुत बोलती थी और आज भी बहुत बोलती हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली, सही कहा तुमने, और तुम कल भी मतलबी थी और आज भी मतलबी हो, बल्कि मुझे तो लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हो। रंभा का मुंह देखने लायक था। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह वकील की तरफ हाथ बढ़ाती है तो वकील एक पेपर उसके हाथ में थमा देता है। उसने वह पेपर नेहा के सामने रखते हुए कहा, कोर्ट का ऑर्डर लेकर मिलने आई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, आधे घंटे बाद आएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आधा घंटा वेट कर लेती हूँ। वैसे है कहाँ आरव की नई दुल्हन? कहकर उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और नेहा की तरफ देखा। नेहा और रंभा की कभी नहीं बनी। रंभा हमेशा इस बात को लेकर आरव से लड़ती रही कि आरव उससे ज़्यादा नेहा से बातें करता है। नेहा ने कई बार इसके कारण नेहा ने आरव से बातें करनी बंद कर दी थी, लेकिन उसके बीच की दूरियां उससे ऐसा करने से भी कम नहीं हुई। किसी न किसी कारण से झगड़ा हो ही जाया करता था। नेहा ने नौकर से सबके लिए स्नैक्स और कॉफ़ी लाने को कहा। बॉडीगार्ड और वकीलों सहित सभी को कॉफ़ी ऑफर की गई। तभी गाड़ी की आवाज़ आई और बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चे अंदर आए। दोनों बच्चे रंभा को देखकर दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि रंभा हफ्ते में सिर्फ एक बार उनसे मिलने आती थी। हनी और बनी आगे बढ़कर रंभा को गले लग गए। कैसी हो मम्मी आप? हनी ने कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। रंभा बच्चों को अपने पास सोफे पर बैठाकर उनसे बातें करने लगी। बच्चों की आवाज़ सुनकर सुबह से अपने कमरे में बंद साक्षी अपने आंसू पोंछते हुए आईने में खुद को देखती है। फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए कमरे से बाहर निकल आती है। उसे देखते ही सभी बच्चे उसकी ओर दौड़ जाते हैं। हनी और बनी भी अपनी मम्मी को छोड़कर साक्षी के पास भागते हुए और उनके पैरों से लिपट जाते हैं। वह सभी बच्चों के साथ वहीं टेबल के पास बैठ जाती है और सबके लिए स्नैक्स निकालते हुए कहती है, आप लोग स्कूल से आए हैं? किसी ने हाथ मुंह धोया? सभी ने एक साथ ना में गर्दन हिला दी। साक्षी ने एक ही थाली में ढेर सारे स्नैक्स निकाले और अपने हाथों से सभी को खिलाते हुए बोली, तो आज खाना मैं खिला देती हूँ आप लोगों को। रंभा बैठी उन सभी को देख रही थी। उसके अपने बच्चे भी साक्षी के आते ही उसके पास से भाग गए थे। वह आरव की माँ की तरफ देखते हुए बोली, मतलब यही है आरव की नई बीबी? साक्षी के कानों में आवाज़ पड़ी तो वो पलट कर देखने लगी। रंभा साक्षी की ओर बढ़ गई। बच्चे स्नैक खा चुके थे। सभी
उन सभी के मुंह पोंछते हुए बोली, आप सभी अपने कमरे में जाइए और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाइए। सभी बच्चे अपने अपने कमरे की ओर चले गए। बहुत खूब, आप अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए रंभा ने कहा। काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों को अपनी बातों में फंसा लेती हो तुम। बच्चे हैं, इन्हें बस प्यार से कहो तो बातें मान लेते हैं, साक्षी ने सहजता से कहा। दो मेरे बच्चे हैं। साक्षी को समझ नहीं आया। उसने नेहा की ओर देखा, फिर पिंकी की ओर देखा। दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। साक्षी को समझने में देर नहीं लगी कि यही रंभा है। अच्छा, तो आप ही हैं रंभा जी? हाँ, मैं ही हूँ। खूब चढ़ा बढ़ा कर बताया होगा इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में, रंभा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, साक्षी बोली। बाकी दोनों बच्चों की माँ यहाँ पर है तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे दोनों बच्चों से अपने आप को दूर रखना, रंभा उंगली दिखाते हुए बोली। ये दोनों आरव जी के भी बच्चे हैं और आरव जी मेरे हस्बैंड हैं, उस नाते मैं इन दोनों बच्चों की माँ लगती हूँ, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुद का बचपना गया नहीं और माँ बनने का भूत सवार है तुम पर, रंभा बोलकर मुस्कुराई। अगर ममता उम्र के साथ आती तो मुझसे ज़्यादा ममता आपके पास होती, कहकर साक्षी भी मुस्कुरा दी। रंभा को यह बहुत बड़ा इंसल्ट लगा। यू बीच जुबान संभाल कर बात करो, पीछे से आवाज़ आई। यह आरव के दादाजी थे। साक्षी हमारे घर की बहू है, उससे इज्जत से बात करो। इसमें ममता मुझसे ज़्यादा है या कम, यह हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यह सच्चाई तुम नहीं बदल सकती कि वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया है। रंभा ने पहले आरव के दादाजी को देखा और फिर साक्षी की तरफ देखकर बोला, बच्चे बहुत प्यारे बच्चे आपने जन्म दिए हैं, साक्षी मुस्कुराकर बोली। और उतना ही प्यार से मैं उन दोनों को यहाँ से लेकर भी जाऊंगी। अगर इतना प्यार था अपने बच्चों से तो छोड़कर ही क्यों गई थी, साक्षी ने पूछा। रंभा साक्षी से क्या बात कर रही हो, उसे अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तुम बच्चों से मिल चुकी हो, अब जाओ, नेहा बीच में बोल पड़ी। ऐसे कैसे मैं चली जाऊं, देख रही हूं कल की आई हुई लड़की की जुबान कितनी तेज है, शकल से तो बड़ी मासूम दिखती है। रंभा साक्षी के करीब आई। साक्षी उसकी बात को नज़रअंदाज कर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। रंभा चिल्लाते हुए बोली, आरव आए तो कह देना उससे मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, अगली हेयरिंग में मैं उन बच्चों की कस्टडी पाकर ही रहूँगी। साक्षी के कमरे की ओर जाते हुए कदम रुक गए। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने हाथों को बांधते हुए बोली, मैं शकल से ही नहीं सच में बहुत मासूम हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। भले ही आपकी तरह सातिर दिमाग ना रखती हूँ, पर इतनी समझ है कि एक बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है यह जान सकूं। फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और रंभा के पास आ गई। पसंद नापसंद कुछ जानती है आप अपने बच्चों की? आपको पता है आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उनके स्कूल का टाइम पता है आपको? रंभा खामोश थी। वह सच में कुछ नहीं जानती थी। उन्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन सा कार्टून देखना पसंद है, घूमने के लिए कहो तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हैं, यह सब कुछ आपको पता है? रंभा अब चुप थी। हाँ, मैं 4 दिन पहले इस घर में आई हूँ, लेकिन आप मुझसे इनमें से कुछ भी पूछिए, मैं आपको बच्चे के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। उन बच्चों की आप बायोलॉजिकल मदर ज़रूर हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके अंदर ममता का वह एहसास नहीं है जो एक माँ में होना चाहिए। रंभा ने अपना हाथ साक्षी को मारने के लिए उठाया जरूर, लेकिन बीच में ही अपने हाथ को खुद रोक लिया। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जो उसके केस के खिलाफ जाए। रंभा के बॉडीगार्ड अब तक उसके बगल में आकर खड़े हो चुके थे। साक्षी अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, इन हाथों को अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैं दिखने में भले ही नाजुक हूँ, पर मुझे आपकी इन्हें साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हुए साक्षी ने रंभा के बॉडीगार्ड की तरफ उंगली देकर इशारा किया। मैं इतनी काबिल हूँ कि 2-4 लोगों को अपने आप ही संभाल सकती हूँ।
अपनी बात कहकर साक्षी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रंभा ने गुस्से से उसे कमरे में जाते हुए देखा और फिर पलटकर घर वालों पर एक नज़र डाली। उसके बाद वह भी बाहर चली गई। उसके जाते ही बॉडीगार्ड और उसके वकील भी उसके पीछे पीछे चले गए। दादाजी अपने कदम बढ़ाते हुए साक्षी के कमरे की तरफ आए और फिर कमरे की ओर कुछ सेकंड तक देखते रह गए। सारे घर वाले खड़े होकर दादाजी को देखने लगे, जो न जाने क्या सोचकर उस कमरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। फिर वो पलटे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पिंकी आगे बढ़कर बोली, दादाजी, आप अभी जो हुआ उसे एंजॉय कर रहे हैं? दादाजी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा बागड़ बिल्ला कैसे सुधरेगा। फिर उन्होंने उंगली दरवाजे की ओर दिखाते हुए कहा, यह बच्ची मेरे बागड़ बिल्ले को इंसान बनाएगी। नेहा अपनी हंसी दबाते हुए बोली, आरव को बागड़ बिल्ला कह रहे हैं आप? तुम्हें इंसान वाले लक्षण नज़र आते हैं तुम्हारे देवर में? दादाजी ने पूछा। नहीं दादाजी, मुझे तो कॉलेज टाइम से ही वो लकड़बग्गा नज़र आता था, नेहा बोली और ज़ोर से हंसने लगी। नेहा की बात पर सभी ठहाके मार कर हंसने लगे। तभी घर में शिवम और आरव एक साथ अंदर आए। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद इस तरह से हंसी सुनाई दे रही है इस घर में? कहते हुए शिवम ने अपना बैग और कोट नेहा के हाथ में थमाया। नेहा बैग और कोट लेकर अंदर की ओर चली गई। आरव अपने कमरे में न जाकर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गया। सभी एक एक करके अपनी जगह पर बैठे। आरव के पापा ने कहा, रंभा आई थी। रंभा का नाम सुनते ही आरव, जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, मोबाइल छोड़कर वह अपने पापा की तरफ देखने लगा। उसने बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया था। पापा ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? कहते हुए आरव मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखते हुए खड़ा हो गया। आरव शांत रहो, आरव की माँ ने कहा। मैं तो शांत ही हूँ। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? और आप लोग उसे आने दिया? कोर्ट का ऑर्डर था उसके पास बच्चों से मिलने के लिए। दादाजी अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोले। आरव दूसरी तरफ पलट कर बोला, जो भी था मुझे समझ में नहीं आता, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, उसे जवाब देने के लिए अब इस घर में भी कोई है, पापा ने कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं पापा? शिवम ने पूछा। साक्षी ने उसे अच्छा जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा इस घर में आएगी। आरव गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, साक्षी होती कौन है मेरे और मेरे बच्चों के बीच में पड़ने वाली? मैं खुद ही काफ़ी हूँ उस रंभा और उसके चमचों से निपटने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इन सब में। यह कहकर उसने अपनी नज़रें सामने की ओर उठाई। सामने साक्षी खड़ी थी। शायद उसने सब कुछ सुन लिया था। सारे घर वाले यह देखकर साक्षी की ओर देखने लगे और फिर गुस्से से आरव की तरफ पलट कर देखने लगे। साक्षी के चेहरे पर गुस्सा घर वालों ने पहली बार देखा था। हमेशा एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती थी। आज सुबह से ही वह बहुत ज़्यादा उदास थी और इस वक्त उसके चेहरे पर एक गुस्सा था। लेकिन दादाजी मन ही मन बस अब सुधर जाएगा मेरा बागड़ बिल्ला। अब तक नेहा भी आज गई थी और दादाजी के चेहरे के एक्सप्रेशन को मानो पढ़ लिया था। उसने अपनी आंखों से ही दादाजी से पूछा, क्या सच में? दादाजी ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा कर दिया। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं